गद्य मुर्दहिया, हमने इसके करैक्टर्स के बारे में पढ़ा। अब इसके प्रमुख उदाहरण। सबसे पहले भूमिका। मुर्दहिया हमारे गांव धर्मपुर की बहुउद्देशीय कर्मस्थली थी। आजमगढ़ की एक बहुउद्देशीय, मतलब वहाँ और बहुत सारे काम होते थे। चरवाही से लेकर हरवाही तक के सारे रास्ते वहीं से गुजरते थे। हमारे गांव की जियो पॉलिटिक्स यानी कि भू राजनीति में दलितों के लिए मुर्दहिया एक सामाजिक केंद्र जैसी थी, मतलब समाज का पूरा एक सेंटर थी वो। बचपन में दुखित होने का मतलब होता था आंखों में आंसू आ जाना। ऐसे अवसरों पर मेरी दादी आंख धो लेने को कहती थी, किंतु आज का अनुभव बताता है कि चंद पानी के छींटों से दुख की निशानी नहीं मिट पाती। बढ़ते हुए शहरीकरण ने हर एक के जीवन को प्रभावित किया है। भूत भी इससे अछूते नहीं रहे हैं, मतलब उससे भूत भी प्रभावित होते हैं। जब जंगल ही नहीं भूत कहाँ रहेंगे। ठीक है, ये इसकी भूमिका है। फिर है भूतही पारिवारिक पृष्ठभूमि, मतलब भूतों की पारिवारिक पृष्ठभूमि क्या है। मूर्खता मेरी जन्मजात विरासत थी, मतलब बचपन से ही मूर्ख था। हकीकत तो यह है कि आज भी करोड़ों भारतीय मीनांदर की कसौटी पर खरा उतरते हैं। गांव वालों का कहना था कि मेरी दादी ने कोआ का मांस खाया है, इसीलिए वह मरती नहीं है। 100 साल से ज़्यादा एज में तो उसने कोआ खाया, इसलिए वो मरती नहीं है। संभवतः मेरे माँ बाप की सर्वोच्च आकांक्षाओं की पहुंच मुझे एक सिद्ध हस्त मच्छर मरवा के रूप में देखने तक ही सिमट कर रह गई। मतलब वो मछुआरा बन जाए, एक अच्छा मछुआरा बने। उनके गांव वालों की सोच, उसके माता पिता की सोच सिर्फ इतनी ही थी, उससे ज़्यादा उन्होंने नहीं सोचा। संभवतः मेरे माँ बाप की सर्वोच्च आकांक्षाओं की पहुंच मुझे एक सिद्धहस्त मच्छर मरवा के रूप में देखने तक ही सिमट कर रह गई थी। उस समय गांव के दलितों के अलग देवी देवता होते थे, मतलब गांव के जो दलित होते थे उनके देवी देवता भी अलग होते थे, जिनकी पूजा स्वर्ण नहीं करते थे। हमारे गांव में चमरिया माई और ढी बाबा, दो ऐसे ही देवी देवता थे जिनकी पूजा सिर्फ दलित करते थे। वो ब्राह्मण लोग उनकी पूजा नहीं करते थे। पिताजी के सबसे बड़े भाई, जिनका नाम सोमवार था, 12 गांवों के चमारों के चौधरी चुने गए थे। भारत की आज़ादी के पूर्व ना जाने कब से पूर्वी उत्तर प्रदेश के अनेक क्षेत्रों की परंपरा के अनुसार चमारों का 12 गांव होता था, मतलब गांव के 12, अर्थात 12 गांव के चमारों की एक वृहद पंचायत होती थी, जिनमें कोई एक व्यक्ति सर्वसम्मति से चौधरी चुना जाता था। मतलब 12 गांव के चमारों पर एक पंचायत होती थी। इस चौधरी को व्यवहारिक रूप में एक न्यायाधीश की तरह अधिकार प्राप्त होता था। यौन संबंध से जुड़ी युवती के पूरे परिवार को कुजाती घोषित कर दिया जाता है। अगर कोई स्त्री किसी से यौन संबंध बना ले तो उसे कुजाती घोषित कर दिया जाता है, तो पूरे परिवार को ही। कुजाती का मतलब होता था उसका हुक्का पानी बंद, अर्थात संपूर्ण रूप से 12 गांव द्वारा बहिष्कार कर देना। मतलब कोई उसके साथ नहीं बैठेगा, कोई गांव वाला उनसे नहीं मिलेगा। अगर किसी की बेटी का प्रेम प्रसंग किसी दूसरे व्यक्ति से, दूसरी जाति के व्यक्ति से हो गया तो। हमारे घर में शिव नारायण पंथ की परंपरा में साल में 3 अवसरों पर समारोह होता था, जिसमें बड़ी संख्या में चेले उपस्थित होते। ये 3 अवसर होली, दिवाली और कृष्ण जन्माष्टमी के दिन आते। इन समारोहों को गादी लगाना कहा जाता था। किसी शिव नारायण पंथी की मृत्यु हो जाने पर हिंदुओं की तरह उसकी लाश को जलाया नहीं जाता, बल्कि मुसलमानों की तरह दफनाया जाता था। किसी किसी को गंगा नदी में बहा भी दिया जाता था। फिर है मुर्दहिया तथा स्कूली जीवन। मुर्दहिया और स्कूली जीवन के बारे में बताया इसके अंदर। अमिका पांडे शादी विवाह से लेकर फसल बोने तक, काटने तक की साहित्य बताने के लिए मशहूर थे। अमिका पांडे पंडित थे, मतलब उनसे शुभ मुहूर्त पूछा जाता था शादी विवाह के लिए, फसल काटने के लिए, हर चीज़ के लिए शुभ मुहूर्त अमिका पांडे जी बताते थे। उस समय के अध्यापक बरसात बताने पर हर एक का जन्मदिन 1 जुलाई, जाड़ा बताने पर 1 जनवरी, गर्मी बताने पर मार्च लिख देते थे। मतलब जन्मदिन कैसे आता था, किसी ने बताया गर्मी में जन्म हुआ है तो उसका जन्मदिन 1 जून को, किसी ने बोला सर्दियों में जन्म हुआ है तो 1 जनवरी को, बरसात में हुआ है तो 1 जुलाई को। मतलब हर किसी का जन्मदिन इसी तरह से लिख दिया जाता है। यही फॉर्मूला भारत के अनेक गाँव में आज भी प्रचलित है। जिसको अपनी डेट ऑफ बर्थ नहीं पता वो 1 तारीख लिख लेते हैं। परिणाम स्वरूप नौकरी पेशे वाले अधिकतर दलित इन्हीं तारीखों पर रिटायर हो जाते हैं। कक्षा 2 में जाने के लिए मुंशी जी ने हर बच्चे से 2 रुपया पास कराई, यानी पास कराने की घूस लिया। मतलब 1 से कक्षा 2 में जाओगे तो पास कराने की घूस लगेगी, 2 रुपये देने पड़ेंगे। यह 2 रुपया मुझे बड़ी मुश्किल से घर से प्राप्त हुआ। यह पास कराई सभी अध्यापक लेते थे, और जो बच्चा नहीं देता था उसे फेल कर दिया जाता था। दादी लेटकर अपने 2 घुटनों को मोड़कर मुझे बैठा लेती है और झूले की तरह आगे पीछे झुलाते हुए एक छोटी सी काव्यमयी कहानी गाती जाती है। वह कहानी इस प्रकार थी। राजा रानी ओवेली, पोखरा खनावेली, पोखरा के तीरे तीरे इमली लगावेली, इमली के खोडरा के बसित अंडा, रामचंद्र फटकारे डंडा, डंडा गयल रेत में, मछली के पेट में, कोआ कहे काँव काँव, बिलार कहे झपटो,
आ लंगड़ी के टांग धई के रहरी में पटको। ये कहानी खत्म होते ही दादी जोर जोर से लल्ला पल्ला कहते हुए पैरों पर बैठाए मुझे ऊपर हवा में उछाल देती। मतलब बच्चे को खिलाने का उसका एक तरीका था उसकी दादी का। हमारे घर में सोने के लिए जाड़े के दिनों में घर की फर्श पर धान का पोरा अर्थात पुआल बिछा दिया था। जो भूसा होता ना उसी को बिछा देते थे। उस पर कोई लेवा या गुदड़ी बिछाकर हम धोती ओढ़कर सो जाते थे। ये सर्दियों का काम था। हमारे क्षेत्र के तमाम ब्राह्मण उस समय की 2 बैलों की जोड़ी चुनाव चिन्ह वाले कांग्रेस पार्टी के कट्टर समर्थक थे। इन्हीं सिवानों के से घिरे हमारे धर्मपुर गांव के सबसे उत्तर में अहीर बोल की बस्ती थी, जिसमें एक घर कुम्हार, एक घर नोनिया, एक घर गडेरिया, एक घर गौड़ यानी कि भड़बूजा कौन होता है, चने वगैरह भूनते हैं, उनका था। बीच में वबनौटी यानी कि ब्राह्मण का टोला तथा तमाम गांवों की परंपरा के अनुसार सबसे दक्षिण में हमारी दलित बस्ती, मतलब साउथ में बिल्कुल फेंक दिया जाता था हमें दलित बस्ती में। एक हिंदू अंधविश्वास के अनुसार किसी गांव में दक्षिण दिशा से कोई आपदा, बीमारी या महामारी आती है, मतलब ये प्रथा थी वहाँ पर कि कोई महामारी बीमारी आती है तो दक्षिण साइड से आती है, साउथ की तरफ से आती है, इसीलिए दलितों को वहाँ डाला जाता था। इसीलिए हमेशा गांव के दक्षिण में दलितों को ही बसाया जाता था। अतः मेरे जैसे सभी लोग हमारे गांव में इन्हीं महामारियों, आपदाओं का प्रथम शिकार होने के लिए ही दक्षिण की दलित बस्ती में पैदा हुए थे। तो कोई महामारी की सबसे पहले वही शिकार होंगे। अब वो बीमार इसलिए होते हैं क्योंकि वहाँ गंदगी ज़्यादा है। लोगों का अंधविश्वास है कि वहाँ से बीमारी आती है, तो गंदगी साफ कर दे तो वहाँ बीमारी ही नहीं होगी। रोज स्कूल जाते हुए ऐसा नज़ारा देखना हमें अत्यंत भयभीत कर देता था। उनके बारे में अफवाह फैली हुई थी कि मुर्दा खाने से ये सियार पागल हो जाते हैं, इसीलिए आदमी को दौड़ाकर वे काट कर खा जाते हैं। इस डर से कोई उन्हें भगाने भी नहीं जाता था, ना कोई उन बची कुची लाशों को फिर से दफनाने ही जाता था। तो ये मुर्दैया और स्कूली जीवन के बारे में बताया इसके अंदर। फिर है अकाल में अंधविश्वास। जब अकाल पड़ता तो लोगों में क्या क्या अंधविश्वास हैं। मैं गणित के प्रश्नों को चिकनी जमीन पर खपड़े से लिखकर हल कर लेता था, फिर उसे छोटे छोटे अक्षरों में पटरी या कॉपी पर उतार लेता था। तमाम दलित लड़कों को रावण की सेना में विभिन्न राक्षसों की भूमिका दी जाती। रामायण होती थी ना, तो जो दलित लड़के थे तो उनको रावण की सेना के राक्षस बनाया जाता था। हम राक्षस बने रामलीला में रोज मरते रहते थे। आज़ादी के बाद स्कूली छात्रों के बीच श्रमदान एक आवश्यक क्रिया होती थी, जिसके तहत हम स्कूल पहुंचते ही पूरे स्कूल की सफाई करते। इसको बोलते श्रमदान। मेहनत करोगे तुम तो ये काम भी कौन कर रहा है? दलितों के बच्चे। पढ़ाई के दृष्टिकोण से हेडमास्टर परशुराम सिंह मेरे सबसे बड़े प्रेरणा स्रोत थे, मतलब उनसे उन्हें प्रेरणा मिली। वे हमेशा कक्षा में मेरी प्रशंसा करते और जब ज़्यादा खुश होते तो कहते, ई चमरवा एक दिन हमारे स्कूल का इज्जत बढ़ाई। ये चमार एक दिन हमारे स्कूल की इज्जत जरूर बढ़ाएगा। पनिया भरत के हिन कर टिकवा, हरेल रामा रोवत घरवा, आवे ले रे सावर गुरैया। ये गीत है वहाँ का। आम भाषा में धोबियावा नाच कही जाने वाली यह दुनिया की एकमात्र ऐसी नृत्य शैली है जिसमें घंटियों वाला घुंघरू पैर के बदले कमर में बांधा जाता है। फिर है मुर्दैया के गिद्ध तथा लोक जीवन। पोखरे की तरफ से आते हुए रामचरण यादव जी ने मुझे देखकर बोल पड़े, आज तो कोनो काम ना होई, ई कनवा सामने पड़ी गल। मतलब चमार का मुंह देख लिया, आज कोई काम नहीं होगा। इसके बाद उन्होंने तेज आवाज में पूछा, कहनबा जाता है कनवा, मतलब किधर को जा रहे हो। सन 1959 की गर्मी लगातार 2 साल से अकाल के कारण निहायत दुर्दिन में बदल चुकी थी। मतलब जब गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ती है, ज़मीन सूख जाती तो खेती नहीं हो पाती, जिसकी वजह से अकाल पड़ता है। दलित बस्ती में चिट्ठी लिखने वाले के रूप में मेरी मांग बहुत बढ़ गई थी। अब वो पढ़ा लिखा था तो जो भी चिट्ठी लिखवाना होता था उसी के पास आता था, बेटा चिट्ठी लिख दो। तो ये गाँव में होता है। और किसी को पढ़ना आता तो पढ़वा लेते हैं उससे चिट्ठी। किसी ने भोजी 2 बच्चों की माँ थी, किंतु उम्र मुश्किल में 22 साल, मतलब 22 ईयर की एक लेडीज़ है, लेकिन उसके 2 बच्चे हैं। इसके अंदर दुखड़ा सुनाने की अद्भुत वर्णनात्मक शैली का समावेश था। आज जब मैं अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के एक बड़े सेंटर का प्रोफेसर एवं अध्यक्ष बन चुका हूँ, तो यह स्वीकारने में गर्व होता है कि इसके पीछे मेरी प्रेरणा के असली जनक वे 3 गरीब मजदूर थे, जिन्होंने मुझे छोटी उम्र में अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की तरफ अनजाने में ही खींचा था। इनमें एक थे सोवियत संघ के समूही खेती वाले मुन्नर चाचा, दूसरे डांगे के डंगरिया कहने वाले सोनई, और तीसरे थे डडियल जेदी चाचा। इन तीनों की वजह से ही वो आज यहाँ पर है। इस क्षेत्र में स्वतंत्रता आंदोलन का नेतृत्व तेज बहादुर सिंह नामक एक प्रख्यात कम्युनिस्ट नेता ने किया था। उन्होंने वर्षों तक भूमिगत रहकर, मतलब अंडरग्राउंड रहकर काम किया। इस पूरे क्षेत्र पर उनका विशेष प्रभाव था। इन भांड मंडलियों में वे एक सामाजिक कुरीतियों पर लोक शैली में तरह तरह के व्यंग द्वारा प्रस्तुति को बहुत ही मार्मिक बना देते थे। उनका गीत मुझे आज भी स्मरण होते ही रोमांचित कर देता है।
जिसकी कुछ पंक्तियां इस प्रकार है। हरिजन जाति सहे दुख भारी हो, हरिजन जाति सहे दुख भारी, जेकर खेतवा दिन भर जोतली, उहे देला गारी, दुख भारी। हरिजन जाति सहे दुख भारी मतलब जिसका खेत दिन भर जोतते हैं वही आके उनको रात को गाली देता है। और तो ये जो हरिजन है यानी कि जो दलित लोग हैं ये बहुत भारी दुख सहते हैं। ये एक प्रसिद्ध गीत था। इसी कुरीति पर एक विरह शैली में बड़ा ही लोकप्रिय गीत गाया जाता था, जिनकी इन पंक्तियों में बहुत गूढ़ तथ्य छिपे थे, मतलब गहरे फैक्ट होते थे। जैसे बाबा विदा करो लई लड़का का महरिया, रहिया में बाजे घुंघरू। इस कड़ी में बारात प्रस्थान के समय एक खास किस्म का नृत्य किया जाता है जिसमें दुक्कड़ कहते थे। मतलब जो किसी की विदा होती थी, लड़की की विदा होती थी, तो उसमें एक नृत्य होता था जिसे दुक्कड़ कहते हैं। यह बहुत शक्तिशाली नृत्य होता था। इसमें सिर्फ 2 कलाकार, एक दफला वादक तथा दूसरा दुक्कड़चड़ी नर्तक होता था। ऐसे ही एक नाच हुआ करता था हुड़क। हुड़क की ध्वनि पर कहनरुआ। हुड़क डमरू की आकृति वाला, उससे काफ़ी बड़ा वाग होता है, मतलब एक यंत्र होता है जिसे कलाकार अपनी बाह के नीचे काख में दबा लेता था तथा उसे अपनी कोहनी से बजाता था। अब अगला इसके अंदर भूतनिया नागिन। इस बीच हमारे घर में एक विचित्र स्थिति पैदा हो गई थी। मेरी माँ बस्ती के किसी भी व्यक्ति से बात करती, पिताजी तुरंत उसके चरित्र पर उंगली उठाना शुरू कर देते, मतलब उसमें शक करते थे। सन 1961 के ही जाड़ों की बात है। पिताजी माँ को मारने के लिए फरूही लेकर दौड़े। मैं वहीं खड़ा था। मैंने बहुत जोर से पिताजी को एक तमाचा मारा क्योंकि उसकी माँ को मारने जा रहे थे। उन्होंने मुझे उलटकर वैसे ही मारा। उनका तमाचा इतना जोर का था कि मैं कुछ देर के लिए चौंधिया सा गया। किंतु इस घटना का परिणाम यह हुआ कि आगे पिताजी माँ को मारने से घबराने लगे कि अब लड़का बड़ा हो गया है। बस्ती के लगभग सभी लोगों ने मुझे सही ठहराया। समय ज्यों-ज्यों बीतता गया, माँ और पिताजी की लड़ाई में मैं पिताजी का दुश्मन बनता गया। अगला साल सन 1962 देश के तीसरे चुनाव वाला साल था। इसकी दस्तक से पहले ही स्कूल में एक बार फिर विकास प्रदर्शनी लगाई गई। इस बार के सांस्कृतिक कार्यक्रमों में पहली बार एक फिल्म दिखाई गई जिसका नाम था चक्रधारी। बाद में बाबा हरिहर दास ने बताया कि स्वामी करपात्री जी देश में राम राज लाने के लिए काम कर रहे हैं। जाहिर है कि पार्टी राम राज्य परिषद चुनाव मैदान में थी। कुल मिलाकर हमारे क्षेत्र में कांग्रेस, कम्युनिस्ट तथा प्रजा सोशलिस्ट पार्टी का काफ़ी प्रभाव था, किंतु हमारे गांव में कोई जनसंघ का नाम लेवा नहीं था। हमारे स्कूल पर हजारों लोगों का मजमा लगा हुआ था। सुबह से शाम तक चुनाव की सारी प्रक्रिया मैं देखता रहा। मतदान बंद होने के बाद मैं अपने पिता तथा माँ के साथ वापस घर आ रहा था तो पिताजी ने मुझे बताया कि बाबा हरिहर दास ने उन्हें 2 रुपया दिया, इसीलिए उन्होंने रामराज को वोट दे दिया। जुलाई 1962 में जब मैं स्कूल खुला तो 9वीं कक्षा का नज़ारा ही कुछ और था। मैं काफ़ी उत्साहित था। अन्य विषयों के साथ रेखा गणित एक नया विषय था, यानी कि प्रैक्टिकल ज्योमेट्री जो होती है मैथ्स के अंदर। प्रधानाध्यापक धर्मदेव मिश्र लगभग रोज ही स्कूल पर सभा करते और बताते कि युद्ध के लिए हथियार के बदले अमेरिका सोना मांग रहा है। वे सुरक्षा कोष में सोना इकट्ठा करने के लिए प्रेरित करते। उस समय चीन के बारे में अनेक किस्से कहानियां स्कूल तथा गाँव में फैली हुई थी। नगर चाचा का बेटा कुंदन ना जाने कहाँ से सुनकर आया था। वह कहता था कि चीन में जब लोग 60 साल के बूढ़े हो जाते हैं तब उन्हें सरकार अच्छा खाना खाने की दावत देती है। फिर दावत में आए हजारों बूढ़ों को गोली मार दी जाती है ताकि वहाँ पर बूढ़े ही ना रहें। फिर चले बुद्ध की राह। धर्मदेव मिश्र स्वयं कवि थे। कवि होने के नाते उन्होंने अपना उपनाम कमलेश रख रखा था। कमलेश जी भक्त साहित्य में कृष्ण आश्रय शाखा के बड़े प्रशंसक और अनुयायी थे, मतलब कृष्ण के भक्त थे। इसी बीच स्कूल के पास वाले मंदिर में एक विचित्र साधु आए। वे औरतों की तरह बड़े बड़े बाल बढ़ाए हुए थे, किंतु दाढ़ी मूछ सफाचट थी। वे आभूषणों से लदे हुए थे। पैरों में पायल, हाथों में बड़े बड़े गुजवे, कमर में चांदी की करधनी, गले में मंगलसूत्र, कानों में तरकियां, नाक में नथुनी आदि पहने हुए थे। उनकी मांग में सिंदूर भी था, किंतु परिधान के नाम पर आधुनिक बिकिनी की तरह उनकी लंगोटी ने उन्हें आकर्षण का केंद्र बना रखा था। जैसे औरतें बिकिनी वगैरह पहनती हैं वही उन्होंने पहना हुआ था। वे राहुल जी की प्रसिद्ध पुस्तक वोल्गा की गंगा का नाम लेकर कहते हैं कि इसके अलावा उन्होंने सैकड़ों किताबें लिखी हैं। राहुल सांस्कृत्यानंद के बारे में यह सब सुनकर मेरे मन में उत्कंठा जगती है कि मैं भी उनके जैसा होता तो कितना अच्छा होता, मतलब वो भी राहुल सांस्कृत्यानंद जैसे किताबें लिख पाता। वोल्गा से गंगा में क्या है इसके बारे में पारसनाथ पांडे कुछ भी नहीं बताते, किंतु बार बार कहते रहते हैं कि यह पुस्तक सारे विश्व में जानी जाती है।
सिद्धार्थ को वैराग्य हुआ और वे सच्चे ज्ञान की तलाश में एक दिन रात में के समय घोड़े पर चढ़कर महल से भाग निकले। जो बाद में महात्मा बुद्ध बने थे, सिद्धार्थ उनका रियल नेम था। इस छोटे से पाठ ने मेरी मस्तिष्क में एक चलता फिरता चलचित्र सा छाप दिया। हरदम एक घुड़सवार बुद्ध मेरी कल्पना से गुजरते रहे। हाई स्कूल के आगे ज्ञान की तलाश मुझे भी थी, यानी कि 10th के बाद ज्ञान की तलाश, इसलिए गौतम बुद्ध अत्यधिक प्रिय लगने लगे। निकट भविष्य में मेरा घर से भागना निश्चित हो गया कि मैं भी अपने घर से भागकर ज्ञान अर्जित करूंगा। उदाहरण देते कि बबनौटी का कोई लड़का हाई स्कूल के आगे नहीं पढ़ता, मतलब वहाँ का जो कोई भी लड़का हाई स्कूल से 10th से आगे नहीं पढ़ पाता था। हकीकत यह थी कि बनभोटी का बच्चा उस समय तक हाई स्कूल पास ही नहीं कर पाया था, क्योंकि वे फेल होकर पढ़ाई छोड़ देते थे। आखिरकार जुलाई आ ही गई। घर वालों के विरोध के बावजूद मैं सुबह बिना कुछ खाए खाली पेट स्कूल जाने लगा। घर पर सामूहिक संयुक्त पारिवारिक जीवन में व्यक्तिगत रूप से भोजन की व्यवस्था मेरे लिए असंभव थी। जब सामूहिक परिवार होता है, संयुक्त परिवार होता है, तो कोई जल्दी जाना चाहता तो उसके लिए खाना वहाँ पर मिल नहीं पाता है, एक ही समय पर सबको खाना मिलता है। चूँकि हमारे स्कूल के संस्थापक बाबा हरिहर दास क्षत्रिय थे, इसीलिए वहाँ एक समुदाय का बोलबाला था। अधिसंख्य अध्यापक भी क्षत्रिय थे। ऐसे अध्यापकों में एक थे सुग्रीव सिंह, जो हाल ही में गोरखपुर विश्वविद्यालय से BA पास कर अध्यापक बने थे। वे हिंदी पढ़ाते थे और मुझे खूब प्रोत्साहित करते थे। जब मैंने कहा कि पढ़ाई में सबसे आगे निकल गया तो वह बहुत खुश हुई। दूसरे दिन बाबा हरिहर दास स्वयं प्रिंसिपल धर्मदेव मिश्र के साथ मेरे घर बधाई देने आ गए। सबसे बड़ा संकट यह था कि उन दिनों में जो वजीफ़ा मिलता था वह कम से कम 6 महीने बाद, मतलब स्कॉलरशिप 6 महीने बाद मिलती थी। अतः शुरू के 6 महीने का खर्च स्वयं उठाना था। इसी बीच एक बार फिर संकट मोचक के रूप में मेरे सामने हिंदी अध्यापक सुग्रीव सिंह प्रस्तुत हुए। उन्होंने मुझे फिर 30 रुपये दिए और कहा कि आजमगढ़ जाकर पढ़ाई जारी रखूं। उस जंगल में मैं जैसे जैसे आगे बढ़ रहा था, मुर्दैया पीछे छूटती चली जा रही थी और साथ ही छूट रहे थे इस प्रिय स्थली के अनगिनत यादों के ढेर। गौतम बुद्ध के लिए जो स्थान था आम्रपाली का, संभवतः वही मेरे लिए नटीनिया का स्थान था। फिर है आजमगढ़ में फकाक्सी। आजमगढ़ में फकाक्सी। उस दिन शाम को मामा मेरी हाई स्कूल की मार्कशीट अटेस्ट कराने के लिए आजमगढ़ के प्रसिद्ध कम्युनिस्ट नेता तेज बहादुर सिंह के पास ले गए। तो उस समय विधान परिषद के सदस्य थे और मातबरगंज के में ही रहते थे। इस कॉलेज में शीघ्र ही आश्चर्यचकित करने वाली बात यह लगी कि दोपहर के बाद चलने वाली कक्षाओं में अनेक अध्यापक सफ़ेद कमीज व खाकी हाफ पैंट पहनकर आते थे। अनेक छात्र भी वैसे ही आते थे। 5 बजे छुट्टी का घंटा बजते ही वे सभी कॉलेज प्रांगण में लगने वाली RSS की शाखा में शामिल हो जाते। ये शाखा होती थी जो अभी कुछ समय पहले तक यहाँ पर भी होती थी। 2002 तक 2003 तक चल रही थी। RSS की शाखा अभी भी चलती हैं, लेकिन कई इलाकों में चलती हैं। इसमें क्या होता है, सुबह सुबह बच्चे जाते हैं, वहाँ उनको बताया जाता है कि किस प्रकार से उनको आगे मतलब एक्सरसाइज वगैरह कराते हैं और देश के बारे में बताते हैं। वो RSS की शाखा होती हैं। धीरे धीरे पता चलने की आजमगढ़ का यह DAV कॉलेज संपूर्ण रूप से RSS के अधीन था। इसको राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ कहते हैं। मतलब अगर कोई प्रॉब्लम आए तो सभी मिलजुल कर आपस में उस मुसीबत को, प्रॉब्लम को सॉल्व कर लें। ये राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के जो बच्चे लोग होते हैं, मेंबर्स जो होते हैं। धीरे धीरे पता चलने की आजमगढ़ का एक DAV कॉलेज संपूर्ण रूप से RSS के अधीन था। मतलब पूरा कॉलेज जो था वो RSS ने ही बनाया हुआ था। इस तरह अंबेडकर हॉस्टल के मैस तथा डुक की पकौड़ी की दुकान के बीच जूझते हुए आजमगढ़ की मेरी अनगिनत रातें फकाक्शी में गुजरती रही। अब धीरे धीरे समझ में आने लगा कि घर से भाग हर व्यक्ति बुद्ध नहीं बन जाता। गृह त्याग के बाद चमत्कारिक शक्ति पाने के लिए ब्राह्मणों के चक्कर में बुद्ध भी भूखे रहकर शमशान में साधना करने लगे थे, किंतु जब चमत्कार नहीं मिला तो उन्होंने कह दिया कि बिना भोजन के दिमाग काम नहीं करता, भूखे रह के दिमाग काम नहीं करता। उस समय मेरे लिए भोजन मिल जाना ही चमत्कार था।